वेलकम टू योर ऑन चैनल पोल साइंस गुरु विद राकेश ठाकुर। आज मैं लेकर आया हूं 12th क्लास का सेकंड चैप्टर और सेकंड चैप्टर के दो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रेंड्स जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन जो इस समय आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों ही 8 मार्क के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। तो आज का हमारा ये वीडियो जो है फ्रेंड्स बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं फिर आप लोगों को कई नए एग्जाम्पल्स बताऊंगा, कई नए डे टू डे लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल्स बताऊंगा, जिससे कि आप इन क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से अपने माइंड में बिठा सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन को दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ढेर सारा शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक ये मेरी वीडियो पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट किए बगैर आज का अपना पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जो है ब्रीफली डिस्क्राइब द रीजन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, यानी सोवियत संघ के विघटन के कारण बताइए। आप लोगों ने पढ़ा है पहले चैप्टर के अंदर फ्रेंड्स की किस तरीके से कोल्ड वॉर चल रहा था, किस तरीके से दो सुपर पावर्स वर्ल्ड में बटे हुए थे, एक कैपिटलिस्ट ग्रुप और एक सोशलिस्ट ग्रुप, और यूएसएसआर जो है सोशलिस्ट ग्रुप को हेड कर रहा था। ऐसा क्या हुआ कि 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड हो गया और जो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री थी वो 15 छोटे छोटे भागों में बट गई फ्रेंड्स। अब ऐसा क्या रीजन था कि ये कंट्री जो है 15 भागों में क्यों टूटी, ये पूछा जा रहा। Why was USSR disintegrated into 15 parts? तो फ्रेंड्स, सबसे पहला आंसर का पॉइंट है इसका इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक रीजन को हम इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं, वेपन रेस, इन्वॉल्विंग इन वेपन रेस। आप जानते हैं कि जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो यूएसएसआर अपनी इकोनॉमी का सबसे ज्यादा पैसा जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब पर बनाने पर लगा रहा था, सबसे ज्यादा पैसा जो है डिफेंस पर खर्च कर रहा था, जबकि लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही थी वहां पर फ्रेंड्स। तो लोगों को हथियारों से तो कुछ लेना देना नहीं था, प्लस वो अपने डिफेंस के लिए सिर्फ बना रहा हो तब तो कोई बात नहीं, वो फ्री में बांट भी रहा था बाहर की कंट्रियों को। इंडिया को भी पहला न्यूक्लियर जो है यूएसएसआर से ही मिला था फ्रेंड्स। तो आप एक छोटे से एग्जांपल से इसे समझ सकते हैं। मान लो आपके घर में इतना आटा है कि आपके घर का खाना बन सकता है एक दिन का। अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आपके फादर ने वो आटा उठाकर उस पड़ोसी को दे दिया, तो एक दिन तो आपको अच्छा लगेगा, चलो जी किसी की मदद की है हमारे पापा ने। लेकिन अगर अगले दिन भी आपके फादर वही काम करें कि दूसरे दिन का भी खाना अपने घर में, तो जितना खाना है कि वो इतना खाना है कि अपने घर के लोगों का चल सकता है, लेकिन वो दूसरे दिन भी क्या करते हैं कि उस खाने को उठाकर किसी और जरूरतमंद को दे देते हैं, तो हम चलो दूसरे दिन भी झेल लेंगे। लेकिन अगर एक हफ्ते तक कोई ऐसा करे तो उसके घर के लोग बगावत पर उतर जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक ऐसा ही यूएसएसआर में हो रहा था। लोग सोच रहे थे कि अब ये गवर्नमेंट ठीक होगी, अब ये गवर्नमेंट अच्छी होगी, वेपन रेस को कंट्रोल करेगी, डेवलपमेंट पर ध्यान देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था फ्रेंड्स, जिस रीजन से वहां की जो छोटी छोटी कंट्रियां जो मिलकर एक देश बनी थी उन्होंने अलग होने की मांग करना शुरू कर दी। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स पॉलिटिकल रीजन। पॉलिटिकल रीजन के अंदर हम कह सकते हैं वन पार्टी डोमिनेंस। वहां केवल एक ही पार्टी थी फ्रेंड्स, कम्युनिस्ट पार्टी, और इस पार्टी के रूल रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट थे। वहां पर लिबर्टीज पे बॉन्डेजेस थे, यानी स्वतंत्रताओं पर पाबंदी थी। कोई सरकार की बुराई नहीं कर सकता, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, अपनी बात नहीं रख सकता, प्रेस की आजादी नहीं थी। तो जब तक गवर्नमेंट, तो मैं ये बता रहा था फ्रेंड्स कि जब लोग अपनी बात रख ही नहीं पाएंगे, जब तक गवर्नमेंट तक उनकी बात पहुंचेगी ही नहीं, तो फिर वो गवर्नमेंट उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करेगी। और अगर कोई छोटी छोटी कंट्रियां किसी बड़े देश के साथ जुड़ी है तो वो इस पर्पज से तो जुड़ी है कि उनका भी डेवलपमेंट हो, और जब उनकी बात ही नहीं सुनी जाएगी तो फिर उनके रहने का क्या फायदा। तो ये भी एक रीजन था फ्रेंड्स कि वन पार्टी डोमिनेंस का होना, उसका स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन का होना, और बॉन्डेजेस और लिबर्टीज, पाबंदियां होना स्वतंत्रता के ऊपर वहां के लोगों के, ये भी एक मेन रीजन था फ्रेंड्स, जिस रीजन से वहां पर डिसइंटीग्रेशन की मांग होना शुरू हुआ। थर्ड पॉइंट आता फ्रेंड्स कल्चरल रीजन। रशिया का सबसे बड़ा होल्ड था, क्योंकि सबसे बड़ा एरिया जो है रशिया का था। रशियन कल्चर का
पूरे यूएसएसआर के ऊपर होल्ड था। अगर दूसरे प्रोविजंस के लोग, अगर दूसरे प्रांत के लोग अपने कल्चर ट्रेडिशन को बढ़ाने की कोशिश करते थे तो उस पर रोक लगती थी। उनको उस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता, उनको उस तरह का अट्रैक्शन नहीं मिल पाता था जैसा कि रशिया का। हम ये कह सकते हैं कि रशिया का डिक्टेटरशिप था वहां पर एक तरीके से पूरे यूएसएसआर के ऊपर, जो कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। इस रीजन से भी वहां के लोगों ने, वहां के छोटे छोटे प्रांतों ने अलग होने का, डिसइंटीग्रेट होने की डिमांड रखना शुरू कर दिया। अगला पॉइंट था फ्रेंड्स टेररिस्ट अटैक, आतंकवादी हमले। आतंकवादी हमले बड़े पैमाने पर हो रहे थे यूएसएसआर के अंदर। आए दिन कई जगह ब्लास्ट होते थे, कई लोग मरते थे और गवर्नमेंट जो है उन अटैक्स को रोकने में फेल हो रही थी। तो लोगों के मन में यह बात आने लगी कि जो सरकार खाना नहीं दे सकती, जो सरकार सिक्योरिटी नहीं कर सकती, सुरक्षा नहीं दे सकती, ऐसी सरकार में रहने का क्या फायदा। इससे बढ़िया तो हम अलग रहे और अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। ये सोचकर इन देशों ने अलग होने की मांग करना शुरू कर दिया। उसके बाद था फ्रेंड्स वेस्टर्न अट्रैक्शन, यानी पश्चिमी आकर्षण। वेस्टर्न अट्रैक्शन का मतलब यह था कि जो देश बाद में आजाद हुए थे, जिन देशों को इनके बाद आजादी मिली और जिन्होंने कैपिटलिस्ट सिस्टम को अपनाया, वो बड़ी तेजी से डेवलप कर रहे थे। अब इसे भी एक छोटे से एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूं। एक न्यूक्लियर फैमिली और एक ज्वाइंट फैमिली है। फॉर एग्जांपल कि एक ज्वाइंट फैमिली में 4 भाई हैं। जो सबसे बड़ा है उसकी जो है कमाई 20,000, दूसरे की 15, तीसरे की 12 और चौथे की कोई कमाई नहीं है। उसका काम है घर के सारे काम करना, सब्जियां लाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, बिल वगैरह भर के आना, कोई भी घर का काम है, कोई गेस्ट आ रहा उसको लाना ले जाना, वो देख रेख करने का काम उनका है। और घर के गार्जियन जो है वो दादा दादी है। उसी के बराबर में एक न्यूक्लियर फैमिली है, यानी एकल परिवार जिसमें हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। उनकी सैलरी 15,000 रुपए है। जो न्यूक्लियर फैमिली है 15,000 में वो कभी फ्रिज ला रहे हैं, कभी टीवी ला रहे हैं, कभी एसी ला रहे हैं, कभी कुछ ला रहे हैं, कभी घूमने जा रहे हैं। जबकि वहीं पर जो ज्वाइंट फैमिली में 20,000 रुपए कमा रहा है, उसे अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए हमेशा घर के गार्जियन से पूछना पड़ता है, उनसे पूछ के मांगना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोग खुद अगर दिमाग पर जोर दे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना अगर मैंने सही बताया हो तो, कि ज्यादातर ज्वाइंट फैमिली में जब भी छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होता है तो एक बात उभर कर सामने आती है वहां कि भाई हमें अलग कर दो, अब हम साथ में नहीं रह सकते, हमारे बस का नहीं है ये रोज का किटिर पिटिर। ऐसा ही होता ना फ्रेंड्स, इसी तरीके से आती है ना सामने बात कि हमें अलग कर दो, अब हम साथ में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हर किसी के मन में बात आ रही है कि अगर हम अलग रहेंगे तो अपने पड़ोसी की तरह हम भी अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ऐसी ही बात जो समय यूएसएसआर के जो जुड़े हुए 15 कंट्रियां थी उनके मन में बात आ रही थी फ्रेंड्स। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जिन देशों को बाद में आजादी मिली है, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम पर चल रहे हैं, वो तो बड़ी तेजी से तरक्की कर रहे हैं और हम यूएसएसआर में शामिल होकर आगे बढ़ने की बजाय और पीछे जा रहे हैं। तो इस रीजन से भी उन्होंने अलग होने की मांग करना शुरू कर दिया फ्रेंड्स। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है इसमें रोल ऑफ गोर्बाचेव। आप जानते हैं कि 1985 में गोर्बाचेव जो है वहां के जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के। 89 में वो देश के प्रेसिडेंट बने। उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि वो ऐसे रूल्स लागू करेंगे जिससे कि फिर से यूएसएसआर तरक्की की ओर बढ़ेगा। उन्होंने प्रॉमिस किया कि अमेरिका से अच्छे रिलेशन बनाएंगे, वेपन रेस को कंट्रोल करेंगे, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, न्यू टेक्नोलॉजीज पर जोर देंगे ताकि देश तेजी से तरक्की कर सके। वो सब कुछ करने के लिए तैयार थे, लेकिन टेररिस्ट अटैक बढ़ते रहे और प्रॉब्लम्स बढ़ती रही और छोटे छोटे प्रोविजंस थे, छोटी छोटी कंट्रियों ने फिर से डिमांड करना शुरू कर दिया अलग होने का। तब परेशान होकर 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव ने यूएसएसआर का फ्रेंड्स डिसइंटीग्रेशन कर दिया और 15 देशों का मिला हुआ जो एक देश था वो देखते ही देखते 15 छोटे छोटे भागों में बट गया और उसका उत्तराधिकारी जो है रशिया को बनाया गया। तो इस तरीके से ये सभी रीजंस थे जिस रीजन से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ। तो मैं समझता हूं फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल्स के साथ समझ में आ गया होगा। मेरे एग्जांपल्स आपको कैसे लगे ये जरूर कमेंट सेक्शन में आप लिखें ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं और नए एग्जांपल्स के साथ आपके सामने प्रेजेंट होता रहूं। और एक और बात, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एंड प्लीज बेल आइकन को दबाकर
हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन को दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझना भी जरूरी है फ्रेंड्स। डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर ऑन आउटर वर्ल्ड। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का बाहर की दुनिया पर क्या असर पड़ा। यहां पर डियर स्टूडेंट्स, एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है। जब भी ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो बच्चे एक गलती जरूर करते हैं। जैसे ही उन्होंने डिसइंटीग्रेशन वर्ड देखा, वो डिसइंटीग्रेशन के रीजन लिख देते हैं, लेकिन इसमें डिसइंटीग्रेशन के रीजन नहीं पूछ रहा है प्यारे बच्चों। इसके अंदर ये पूछ रहा है कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का, यूएसएसआर के विघटन का, संयुक्त राष्ट्र संघ के, सोवियत संघ के विघटन का बाहर की दुनिया पर क्या असर पड़ा, आउटर वर्ल्ड पे क्या असर पड़ा यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला, एंड ऑफ कोल्ड वॉर। जाहिर सी बात है, जब दो सुपर पावर एग्जिस्ट कर रहे थे, एक सुपर पावर टूट गया, मान लो किसी मोहल्ले में दो गुंडे हैं, तो दो जनों का डर रहता था लोगों को कि कभी भी मारामारी हो जाएगी तो कई लोगों के सर फूटेंगे। अब दो में से एक जेल चला जाए या कुछ हो जाए या अच्छा बन जाए तो एक ही तो रह जाएगा, तो उसके बाद लड़ाई का खतरा तो खत्म हो जाएगा उस एरिया से। ठीक इसी तरीके से एंड ऑफ कोल्ड वॉर हो गया, यानी कोल्ड वॉर की समाप्ति हो गई जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड। एक ध्रुवीयता की शुरुआत होगी फ्रेंड्स। एक ध्रुवीयता क्या थी, यानी अमेरिका एकमात्र सुपर पावर रह गया। अमेरिका वॉज द ओनली सुपर पावर एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड जस्ट आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। देयर वॉज नो अदर सुपर पावर हु कैन कंट्रोल अमेरिकन हेजेमनी। अमेरिकन हेजेमनी वॉज स्टार्टेड स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व फैलना शुरू हो गया। कोई ऐसी कंट्री नहीं बची थी जो अमेरिका का विरोध कर सके। तो यूनिपोलर वर्ल्ड की शुरुआत हो गई इसके साथ। एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। एक अलग पॉइंट हम बना सकते हैं। दो ध्रुवीयता का मतलब है कि दो जो सुपर पावर्स थे उनमें से अब केवल एक ही रह गया। दोहरी सुपर पावर की स्थिति जो है बंद हो गई उस समय फ्रेंड्स, यानी बायोपोलैरिटी जो है फ्रेंड्स वो खत्म हो गई, यानी दो ध्रुवीयता खत्म हो गई। दो तरह के सुपर पावर्स नहीं रहे, अब केवल एक ही महाशक्ति रही वहां पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड, एंड ऑफ द डेंजर ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक कोल्ड वॉर चलता रहा, जब तक दो सुपर पावर वर्ल्ड में एग्जिस्ट थे, तब तक जो है तीसरे महायुद्ध का खतरा हमेशा बना रहा। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, वैसे ही तीसरे वर्ल्ड वॉर का खतरा भी वर्ल्ड से खत्म हो गया। इसके बाद है अगला पॉइंट फ्रेंड्स, कंट्रोल ऑन वेपन रेस। वेपन रेस कंट्रोल हो गया, क्योंकि जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो दोनों ही सुपर पावर ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स और कई तरह के वेपन्स बनाने में लगे हुए थे, ये सोचकर कि बाई चांस अगर कहीं दोनों में वॉर होता है तो एक दूसरे पर अटैक करने के लिए उनके पास प्रॉपर वेपन होने चाहिए। तो अपने अपने इकोनॉमी का ज्यादातर पैसा जो है वेपन रेस पे लगा रहे थे। और मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोस में बताया फ्रेंड्स कि वेपन रेस हमेशा वॉर्स को इनवाइट करते हैं। ज्यादा से ज्यादा वेपन बनेंगे तो उनका यूज भी होगा, और यूज होगा तो वो हमेशा खतरे की घंटी है फ्रेंड्स। तो ये वेपन रेस भी इसके साथ ही कंट्रोल हो गया। छठे पॉइंट में हम कह सकते हैं द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ बिकम पावरफुल एडवाइजर। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है पूरी दुनिया के लिए एक एडवाइजर के रूप में है, क्योंकि जो 15 कंट्रियां अलग हुई थी ज्यादातर ने कैपिटलिस्ट सिस्टम को अपनाया, और इन देशों ने उसके डेवलपमेंट में वर्ल्ड बैंक ने और आईएमएफ ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, एक एडवाइजर का रोल प्ले किया, एक हेल्पर का रोल प्ले किया, हर तरीके से उनकी मदद की आगे बढ़ने में। इसके अलावा सोशलिस्ट कंट्रीज टर्न टू द कैपिटलिज्म। जितनी भी ये साम्यवादी कंट्रियां थी या अदर कंट्रियां जो यूएसएसआर के ग्रुप में जुड़ी हुई थी, ये देखा गया फ्रेंड्स कि ये ज्यादातर कंट्रियां जो है वो धीरे धीरे कैपिटलिज्म की ओर बढ़ने लगी। तो ये सारे इंपैक्ट जो है, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो है पड़े यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के आउटर वर्ल्ड। मैं समझता हूं कि आप लोगों को हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो फ्रेंड्स, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर करें।
अगर अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करें ताकि मेरा हौसला बढ़े। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि आप लोगों का एक लाइक, एक कमेंट जो है मेरे लिए एनर्जी बूस्टर का काम करता है। ये मेरी एनर्जी को और बढ़ाता है, मुझे एक नई ऊर्जा देता है कि मैं और अच्छे एग्जाम्पलों के साथ और अच्छी बुलंद आवाज के साथ आप लोगों के पास अपनी वीडियो लेकर प्रेजेंट हो सकूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पहले मैं ये कह रहा था कि अगर आप लोगों को कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं उन सभी का सॉल्यूशन आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा, जरूर समझाऊंगा फिर से दूसरे नए एग्जांपल्स के साथ। लेकिन अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है ये वीडियो पहुंच सके। और जो प्यार आप लोगों का मिल रहा है वो इसी तरीके से मिलता रहे, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत बड़ा थैंक यू फ्रेंड्स, एंड हैव अ नाइस डे। और आगे मिलते हैं अगली वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।